दोस्तों विशेषकर एनएसएस के लिए बनाया गया है जो टाइम क्लास पढ़ते हैं और जिनका विषय सोशल साइंस। और आज वीडियो में चैप्टर 6 से मैं आपके लिए कुछ जरूर क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेकर आया हूँ और ये क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताता हूँ, समझाता हूँ। साथ में देखा जाए आपके लिए कई जरूरी बातें हैं, वो मैं आपको बीच में जो आपको बताता रहूँगा, समझाता रहूँगा। तो फिलहाल शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर को करने से। प्रश्न पहला, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने किस तरह राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। तो यहाँ आपको बताना है कि जो हमारे देखा जाए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे, उन्हें किस तरह से देखा है राष्ट्र में एक आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो बहुत आसान है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जो लिखा है मैं आपको उसके बारे में समझाता हूँ। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने विभिन्न प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। धार्मिक सुधार आंदोलन ने भारतीयों के मन में अधिक आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और देश के प्रति गर्व का भाव जगाया। 20वीं शताब्दी में और 1919 के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सामाजिक सुधारक मुख्य प्रचारक बन गया। स्वतंत्रता के बाद विचारों को भारतीय भाषाओं के द्वारा जनता तक पहुंचाने के लिए प्रयोग किया गया। उन्होंने 1930 में उपन्यास, नाटक, लोक कथाएं, कविता और प्रेस और सिनेमा का अपने विचारों को प्रोत्साहित प्रचारित करने में प्रयोग किया। आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, जागरूकता, देशभक्ति तथा एक विकसित राष्ट्रीय चेतना की भावना को इन आंदोलनों द्वारा प्रोत्साहित किया गया। तो वो हमारा देखा बहुत आसान बनता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो यहाँ देखा जाए आपको जो देखा जाए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। पढ़ाई हमारी देखा जाए एक ऐसी चीज़ है जो एक बार करने से नहीं आती, बल्कि क्या होता है कि आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही जल्दी करते हैं उसको अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो एक बार करने से नहीं होती, बल्कि आपको करना क्या होता है उसको बार बार करना होता है, बार बार प्रैक्टिस। तो पढ़ाई मांगती है आपको प्रैक्टिस मांगती है। तो फिलहाल देखा जाए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। प्रश्न दो में से कहा जाता है जातीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ देखा जाए आपको बताना है कि जातीय व्यवस्था क्या होती है। मतलब क्या बनता है कि आज से हमारे देखा है काफी लंबे समय पहले हमारा बहुत सा जो देखा है बहुत लंबे समय पहले देखा जाए हमारी शुरुआत हुई थी, जाति व्यवस्था थी। जाति व्यवस्था से शुरुआत हुई थी। लेकिन जब हमारी शुरुआत में जो जाति व्यवस्था बनी तो उसका जो आधार है वो हमारा देखा जाए वो सिर्फ काम था, यानी कि सिर्फ काम को लेकर ही बांटी गई थी हमारे यहाँ पर जाति व्यवस्था। तो चलिए सबसे पहले यहाँ जो लिखा है मैं आपको पहले वो समझाता हूँ, उसके बाद मैं अपना उसके बाद देखा जाए मैं आपको जो अपना शब्दों में मैं बताता हूँ। तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर जाति व्यवस्था प्राचीन काल से भारतीय समाज में विद्वान रही। प्राचीन भारतीय समाज को चार जातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा गया था। आरंभ में जबकि चार जातियां थी तब उनका आधार काम अथवा व्यवसाय था। लेकिन धीरे धीरे जातियों का आधार कर्म नारी के जन्म हो गया। मतलब क्या होता है जब हमारे जातियों बनाने की शुरुआत हुई थी तब उसका जो मेन जो मोटिव था वो मोटिव क्या था, काम था। कि जो यहाँ पे कहते काम को लेके बांटा गया। और ये जो हमारी शुरुआत में चार जो जातियां बांटी गई थी वो चार जातियां थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जिसमें ब्राह्मणों का जो काम था वो काम था यहाँ पर एक तरह से जो है यहाँ पर ईश्वर का प्रचार प्रसार करना, शिक्षा देना, अपना देखा जाए और लोगों में अपना ईश्वर का अस्तित्व बनाए रखना, धर्म प्रचार करना। कुछ ये हमारा देखा है ब्राह्मणों का काम वगैरह माना जाता था। इसके अलावा देखा है क्षत्रियों का काम होता था प्रजा की रक्षा करना, प्रजा को न्याय देना। इसके अलावा देखा जाए वैश्य जो हमारे बनते हैं व्यापारी लोग बनते हैं, और वैश्य का काम होता था यहाँ पर लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना, लोगों की जरूरतों को पूरा करना। जिसमें कहते हैं कपड़े, मसाले या कोई भी दवाई वगैरह कोई भी चीज़ हो सकती थी। इसके अलावा देखा जाए जो हमारा चौथा जो इसमें हमारा बनाया गया था यहाँ पे हमारी जाति व्यवस्था बनाई गई थी वो थी हमारे यहाँ पर शूद्र। और शूद्र का काम क्या आता है इन तीनों की सेवाएं करना, तीनों की सेवाएं करने के लिए यहाँ पे शूद्र को बनाया गया था। शुरुआत में देखा जाए इनमें आपस में तो कोई भेदभाव नहीं था, सब आपस में मिलजुल के रहते थे। अगर कोई यहाँ पर शूद्र का कोई लड़का है और ब्राह्मण की कोई लड़की है शादी करना चाहते बीच में कर सकते थे, या कोई यहाँ पर देखा क्षत्रिय है और कोई वैश्य है आपस में वैवाहिक संबंध बनाना चाहते थे तो बना सकते थे। शुरुआत में कोई भेदभाव नहीं था, लेकिन बाद में इसको बना दिया गया कर्म कि यहाँ पे देखा है राजा बेटा राजा बनेगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बैठेगा, वैश्य बेटा वैश्य बनेगा। तो उसको देखा जाए अपना धीरे धीरे किसको जोड़ दिया, इसको कर्म ना रह के किससे जुड़ गए हमारा यहाँ पर जन्म हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पशुपति की। पशुपति में आपसे कहा जाता है राजा राम मोहन राय कौन थे। तो यहाँ देखा जाए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत जरूरी क्वेश्चन आपका बनता है राजा राम मोहन राय। तो बहुत ज़्यादा जरूरी सवाल है। तो देखा जाए राजा राम मोहन राय आधुनिक विचारों से परिपूर्ण समाज सुधारक थे। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी।
सती प्रथा के प्रति विरुद्ध सबसे पहले आवाज उठाने वाले वही सबसे पहले व्यक्ति थे। मतलब हमारा देखा जाए राजा राम मोहन राय हमारे देखा जाए सोशल रिफॉर्मर थे, हमारे समाज सुधारक थे, जिन्होंने देखा जाए सती प्रथा का जो यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले विरोध किया। सती प्रथा क्या थी कि यहाँ पर देखा जाए जब किसी स्त्री का जो पति मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके पति की मृत्यु उसके लाश के साथ में उसकी जो देखा जाए चिता पर जिंदा उसकी पत्नी को जला दिया जाता था। ये थी सती प्रथा कि हमें पति की मृत्यु बाद में जो है पति की शव के साथ साथ चिता पर जो देखा है जिंदा उसकी पत्नी को जलाया जाता था। ये था यहाँ पे हमारा यहाँ पर सती प्रथा है, जिसका विरोध किया था सबसे पहले हमारा देखा जाए विरोध करने में जो नाम आता है, संसर्गों में नाम आता है, वो आता है हमारा यहाँ पर राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन ने इसका विरोध किया और फिर आगे चल के जो यहाँ पर 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो कि आज भी देखा जाए हमारे यहाँ पर कई सारे इसकी जो ब्रांच वगैरह पूरे देश दुनिया में फैली हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पश्चिमाचार की। पश्चिमाचार से कहा जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी हमारे देखा जाए क्या थे, समाज सुधारक थे, सोशल रिफॉर्मर थे। वे एक महान समाज सुधारक थे जिन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। देखा जाए यहाँ पे हमारा पर देखा है राजा राममोहन ने क्या करा, सती प्रथा को बैन करवाया। सती प्रथा जहाँ बंद हुई वहीं पे एक और नई प्रथा ने, एक नई कुप्रथा ने जन्म ले लिया और उसका नाम क्या आता था, विधवा। कि यहाँ पर देखा जाए अब यहाँ पे जो है उन स्त्रियों को कहा जाने लगा था विधवा। अब इन स्त्रियों को जो देखा है कई सारे नियमों कानूनों से बांध दिया गया, जैसे उन्हें देखा जाए अपना देखा जाए उनके सिर के बाल काट देना, उनको जो यहाँ पर सादे वस्त्र पहनना, सादा खाना खाना और कई सारी कंडीशन से उनको बांध दिया था, जो कि उनका जो जीवन था काफ़ी कष्ट में हो गया था। ऐसे में देखा जाए ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि इन विधवा को भी देखा जाए दोबारा से शादी करके दोबारा से जीवन आगे बढ़ाने का इनको हक मिलना चाहिए। तो ये हमारे थे यहाँ पर हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने देखा आगे चलकर देखा जाए अपना उनके प्रयासों से हिंदू विधवा विवाह कानून जो बना और 26 जुलाई 1856 में पास हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 5 की। प्रश्न 5 में से कहा जाता है आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की? तो बहुत अच्छा सवाल है यहाँ पे हमारा यहाँ पर आर्य समाज जिसमें देखा जाए हमने आज भी देखा जाए आसपास में देखा है बहुत सारी हमारी जो ब्रांच है आर्य समाज के हम देखते हैं कि हमारे आसपास में देखा है बहुत से हमारे आर्य समाज बने हुए हैं। इन आर्य समाज में कई सारा हमारा काम चलता है। बहुत से हमारे देखा आर्य समाज में डिस्पेंसरी भी है, बहुत से हमारे आर्य समाज में देखा जाए हमारे यहाँ पर जो है जो स्कूल भी है। बहुत से हमारे आर्य समाज में देखा जाएगा तो कई तरह के यहाँ पे हमारे यहाँ पर काम वगैरह चलते रहते हैं जो समाज की भलाई के लिए होते हैं। तो इस आर्य समाज की स्थापना सबसे पहले कब हुई थी और किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को की थी। तो बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए स्वामी दयानंद सरस्वती ये भी हमारे देखा जाए समाज सुधारक थे जिन्होंने समाज की कई बुराइयों को दूर किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रश्न 6 की। प्रश्न 6 में आपसे कहा जाता है आश्रम व्यवस्था से आप समझते हैं कि आश्रम व्यवस्था क्या थी? आश्रम व्यवस्था बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। प्राचीन काल में प्रत्येक व्यक्ति का जीवन आश्रम पर आधारित था। मनुष्य के जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया था। आश्रम जो थे हमारे कितने थे? 4 थे, जिसमें हमारा बनता है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये हमारे 4 आश्रम बनते हैं। अब इसमें देखा जाए यानी कि सिंपल सा देखा जाए पहले के समय में देखा जाए मनुष्य का जीवन जो था 100 वर्षों का माना जाता था कि इंसान जो जीता है वो हमारा कितने जीता है? 100 वर्षों में जीता है। इस 100 वर्षों के जीवन को 25 साल में कुछ बांटा गया था। जन्म से लेकर 5 साल की उम्र तक जो है वो अपने माता पिता के साथ में रहता है, लेकिन जहाँ उसकी उम्र कहते हैं 5 साल होती है तो लगभग 5 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र तक वो रहता है अपना ब्रह्मचर्य आश्रम में। मतलब एक अपना देखा जाए एक गुरु आश्रम में रहता है जहाँ वो अपना देखा जीवन जीने के तरीके सीखता है। शादी वादी उसकी नहीं होती है। ये ब्रह्मचर्य आश्रम जो कि 25 साल की उम्र तक चलता था। इसके बाद 25 साल की उम्र से लेके 50 साल की उम्र तक इसमें क्या होता था, व्यक्ति अपना घर से जीवन जीता था। उस अपने शादी बच्चे जो भी कुछ है घर परिवार वो जीवन जीता था। ये हमारा होता था गृहस्थ आश्रम 25 से लेके 50 साल की उम्र तक। इसके बाद हमारा देखा जाए वानप्रस्थ आश्रम। तो वानप्रस्थ आश्रम में क्या होता था कि 50 साल से लेके जो अपना 50 साल की एज के बीच में जो हमारा बनता है वानप्रस्थ आश्रम।
तो 50 साल की उम्र से लेके हमारा देखा जाए 75 साल की उम्र तक जो हमारा बनता है वानप्रस्थ आश्रम बनता है। इस अवस्था में क्या होता है कि व्यक्ति जो है अपने घर परिवार को एकदम छोड़ता नहीं है। कभी घर परिवार के साथ है, कभी साधु सन्यासी लोगों के साथ है, कभी किसी और जानने वाले व्यक्ति के साथ में है, लेकिन सारे संसारिक मोह माया से वो छोड़ता नहीं है। वो हमारा देखा जाए एक तरह से अपना मोह कम करने में लगा रहता है। लेकिन जैसे ही उसकी उम्र यहाँ पर देखा जाए 75 साल होती है, 75 साल होती है, तो आगे का जितना भी जीवन होता है वो उसे बनाता है अपना संन्यास। तो आगे का जितना भी जीवन होता है 75 साल की उम्र के बाद का, वो उसका संन्यास होता है। तो ऐसे में देखा जाए अपना घर परिवार धन दौलत प्रॉपर्टी सब कुछ छोड़ छाड़ के वो अपना मोक्ष प्राप्ति में निकल जाता है, संन्यास ले लेता है। तो ये हमारा देखा जीवन का बनाया गया था आश्रम व्यवस्था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पश्चिम सात की। पश्चिम सात में से कहा जाता है सती प्रथाओं को समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों को वन करो। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सती प्रथा देखा जाए हमारे समाज की बहुत बुरी बुराई थी। इस बुराई में क्या होता कि जो है पति की मृत्यु के बाद में पति की चिता पर जिंदा पत्नी को जला दिया जाता था। ये थी सती प्रथा। अब इसका विरोध किसने किया था? राजा राम मोहन ने किया था और इसके खिलाफ कानून भी लेकर आए। इसके खिलाफ जो कानून भी लेकर आए वो थे हमारे राजा राम मोहन राय। अब देखिए कैसे प्राचीन भारत में सती प्रथा प्रचलित थी। इस प्रथा के अनुसार हिंदू विधवा को अपने पति की चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। यह एक अमानवीय प्रथा थी। राजा राम मोहन राय ने 1818 के बाद इस व्यवस्था के विरुद्ध जनमत तैयार किया। उन्होंने जब प्राचीनतम ग्रंथों से उदाहरण प्रस्तुत कर सिद्ध किया कि हिंदू धर्म सती प्रथा के विरुद्ध था। उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध जनमत तैयार करने के लिए सभाएं करते हुए जुलूस निकाले और प्रार्थना पत्र भेजते थे। अंततः उनके प्रयासों से 4 दिसंबर 1829 को इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। और ये हमारा बनता है हमारा सती प्रथा के खिलाफ राजा राम मोहन का एक महत्वपूर्ण योगदान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पश्चिम आठ की। पश्चिम आठ में से कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय एवं ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने नारी मुक्ति में क्या भूमिका निभाई। यानी मतलब सा आपका सिंपल सा आपका मतलब क्या बनता है कि राजा राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन दोनों देखा जाए अपना देखा जाए नारी मुक्ति मतलब क्या बनता है हमारा देखा है नारी की भलाई के लिए नारी को उनके कष्टों से मुक्ति देने के लिए उन्होंने कौन सा काम किए। यहाँ पर देखा कौन से कामों के लिए वो अपना जाने जाते हैं। तो देखा जाए जैसे राजा राम मोहन रॉय है ईश्वर चंद्र विद्यासागर है इनके बारे में मैं अभी आपको बता चुका हूँ। अब थोड़ा सा और इनके बारे में जान लेते हैं। राजा राम मोहन रॉय एवं ईश्वर चंद्र विद्यासागर को आधुनिक भारत के इतिहास में विशेष महत्व दिया गया है क्योंकि इन दोनों ने 19वीं शताब्दी में हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का सफल प्रयास किया। विशेषकर नारी की दशा सुधारने में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। राजा राम मोहन राय ने नारी दशा सुधारने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सहयोग से सहायता से इसके विरुद्ध कानून का निर्माण किया। इतना ही नहीं उन्होंने बाल विवाह बहुविवाह कन्यावध आदि को सरकार का ध्यान आकृष्ट किया और उसी प्रकार का प्रयास ईश्वर विद्यासागर ने किया और नारी शिक्षा पर महत्व दिया। मतलब इसमें हमारा देखा जाए राजा राम मोहन राय थे ईश्वर विद्यासागर थे दोनों ने देखा जाए समाज में फैली हुई स्त्रियों को लेके जो यहाँ पे हमारी बुराई थी उनको दूर किया। जिसमें हमारा देखा जाए सती प्रथा को दूर किया। साथ में देखा जाए जो बाल विवाह होते थे छोटी उम्र में देखा जाए बच्चों की शादी कर देना उसको रोका। बहु विवाह करना कि यहाँ देखा जाए पति एक है पत्नी बहुत सारी है कि अब ऐसे कुछ बनता है हमारे यहाँ पर बहु विवाह को रोका गया। कन्यावध कि लड़की का जन्म होते उसे मार दिया जाता था इसको रखा गया। और भी हमारे देखा समाज में कोई बुराइयाँ थी उनको दूर किया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पश्चिम नौ की। पश्चिम नौ में से कहा जाता है राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता क्यों कहा जाता है। तो बहुत आसान है लेकिन साथ में आपको देखा जाए आपको इस बात को भी समझना पड़ेगा कि आप जब एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पहले वो क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं उसके बाद वो करने हैं जो आपको नहीं भी आते हैं। लेकिन आपको छोड़ना कोई नहीं है आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं चाहे आप उन्हें कैसे भी करो लेकिन आपको अटेम्प्ट पूरा क्वेश्चन पर करना है। पहला वो करिए जो आपको अच्छे से आते हैं बाद में वो भी करिए जो आपको नहीं भी आते उनको भी बना बना के आप करिए क्योंकि आप खाली छोड़ दोगे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे
तो खाली शीट में जो टीचर नंबर नहीं देने वाला। अगर आप गलत भी करोगे, बना बनाई भी करोगे, तो भी टीचर को तो कुछ ना कुछ तो नंबर आपको दे ही देगा। तो यहाँ जरूरत है आपको जो है अपना क्वेश्चन पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करने की, और साथ में देखा जाए आप उसका नंबर जो है ठीक से डालिए। क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर जो भी बनता है ठीक से डालिए, क्योंकि कई बार गलती है कि आप आंसर तो लिख देते हैं लेकिन पता नहीं चलता है कि गलती है कि आंसर किस क्वेश्चन का है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा था यहाँ पर कि राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आधुनिक भारत के पिता के रूप में राजा राममोहन राय विशेष महत्व के योग्य है। बहुत अधिक साहित्यिक योग्यता के स्वामी और भारतीय संस्कृति, इस्लाम और ईसाई मत के बारे में उनकी गहरी रुचि रखते थे। वे सती प्रथा के कट्टर विरोधी थे, जिसमें हिंदू स्त्रियां अपने पति की चिता के साथ जल जाती थी। उनकी कोशिशों से 1829 में ब्रिटिश साम्राज्य ने उस पर प्रतिबंध लगाया था। यानी कि यहाँ पर जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, उनके सहयोग से और राजा राम रॉय ने दोनों ने मिलकर जो यहाँ पे 1829 में जो है सती प्रथा विरोधी कानून लेकर आए। वह कहा करते थे कि ईश्वर एक है, ईश्वर कोई अलग चीज नहीं है, ईश्वर कोई वैसी चीज नहीं है, ईश्वर क्या सब एक है। उन्होंने बंगाली और अंग्रेजी में बहुत कुछ लिखा। वे अंग्रेज शिक्षा को विकसित करने के पक्ष में थे। तो यहाँ देखा जाए जितने भी हमारे समाज सुधारक हुए हैं, सभी के सभी पश्चिमी विज्ञान और भाषा के समर्थक थे। इन्होंने ये कहा कि हम कहते हैं पश्चिमी ज्ञान और पश्चिमी शिक्षा को हम कहते हैं कि अपनाना चाहते हैं। हम पश्चिमी संस्कृति को नहीं अपनाना चाहते, लेकिन हम पश्चिमी विज्ञान और पश्चिमी जो भाषा है हम उसको अपनाना चाहते हैं। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो हिंदू धर्म को शुद्ध करने और ईश्वर पर विश्वास की शिक्षा देता था। उन्हें मूर्ति पूजा का विरोध किया कि यहाँ पर देखा जाए मानते थे कि भगवान जो है किसी मूर्ति में नहीं बसता, वो विश्वास में बसता है, ये इनका मानना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पश्चिम दस की। पश्चिम दस में ऐसा कहा जाता है, सामाजिक सुधार के क्षेत्र में आर्य समाज की भूमिकाओं का वर्णन करें। तो यहाँ देखा जाए आपको बताना है कि सामाजिक सुधार के क्षेत्र में जो आर्य समाज ने क्या योगदान किया है, क्या इसकी भूमिका रही है, इसके बारे में बताना है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में उत्तर भारत में हिंदू धर्म को सुधारने के लिए आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज ने सामाजिक सुधार की वकालत की और महिलाओं की दशा में सुधार के लिए काम किया। उन्होंने अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी और वंशानुगत जाति व्यवस्था के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की तथा सामाजिक समानता को आगे बढ़ाया। आर्य समाज की भूमिका तथा मध्य शिक्षा को प्रोत्साहन देने में सराहना की। आर्य समाज ने संस्कृत और वैदिक शिक्षा के साथ अंग्रेजी और आधुनिक विज्ञान की शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया। दोस्तों देखा जाए मैंने अभी तक आपके लिए देखा जाए काफ़ी सारे मैं आपको क्वेश्चन पूर्ण करा चुका हूँ। आपको करना क्या है कि आपको इनको बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे है कि इनको आप एक बार करके आप अच्छे से नहीं समझ सकते। इनको करना क्या होता है कि आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी आपको ये क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आएंगे, तभी आपको क्वेश्चन आंसर को अच्छे से याद रहेंगे। तो आपको करना क्या है कि इस वीडियो को आप जो एक बार देखिए तो